हेलो गाइस, मेरा नाम है एकता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। लखनऊ पैक्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं। देखो, मुस्लिम लीग पहले ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल्टी रखती थी और ये लोग ब्रिटिशर्स को अपना हितैषी मानते थे और कांग्रेस को अपना दुश्मन मानते थे। अब ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों साथ आ गए और मिलकर काम करने लगे। इसके कुछ रीजंस ये थे। पहला रीजन था इंटरनेशनल इवेंट्स का इफेक्ट। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रसिया, इटली थे और दूसरी साइड में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन टर्किश एम्पायर था। अब देखो, टर्किश एम्पायर में तुर्की के सुल्तान को खलीफा या रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स माना जाता था। सभी मुसलमान सुल्तान में फेथ रखते थे, उसको खलीफा कहते थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे मुंह पर मीठे बनने वाले ये अंग्रेज हमारे खलीफा से ही लड़ रहे हैं और अगर ये जीत गए तो हमारे खलीफा के साथ जाने क्या करेंगे, तो इस बात से मुसलमानों को अंग्रेजों पर गुस्सा आया और मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस की तरफ देखना शुरू कर दिया। मतलब थोड़ी थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगी। इसका दूसरा रीजन था हमारी कंट्री के कुछ इंसिडेंट्स। ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे काम किए जिनसे मुस्लिम लीग अब ब्रिटिशर्स अगेंस्ट होने लगी। अब इन कामों को देखते हैं। पहला था बंगाल के पार्टीशन को रद्द करना। जब ये पार्टीशन हुआ था तब ब्रिटिशर्स ने मुस्लिमों से ये कहा कि हमने ये तुम्हें तुम्हारी मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका दिया है और यहाँ तुम अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पाओगे वगैरह वगैरह। लेकिन 1911 में इस पार्टीशन को रद्द कर दिया गया। तो मुस्लिम लीग वालों ने ये सोचा कि पहले तो तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अब उन बातों का क्या हुआ। मतलब उनके साथ बड़ा धोखा हो गया। दूसरा था बाल गंगाधर तिलक का छूट कराना। मतलब मामला ये था कि बाल गंगाधर तिलक को ये मुस्लिम थोड़ा कम पसंद करते थे और जब वो जेल से छूट कर आ गए तो उन्हें ये बात अच्छी ही नहीं लगी। और तीसरी बात ये हुई कि सेडिशियस मीटिंग एक्ट के अंडर बहुत सारे प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तब मुस्लिम लीग वालों को बहुत ही बुरा लगा और ब्रिटिशर्स के लिए उनकी लॉयल्टी रखी की रखी रह गई। और कुछ मुस्लिम लीडर्स जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, ये नेशनलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड कर रहे थे जिससे मुस्लिम आबादी में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ावा मिला। इन सब बातों से लीग और कांग्रेस पास में आई। इसके बाद मुस्लिम लीग ने अपना पहला ऑब्जेक्टिव चेंज किया जिसमें ये कहते थे कि हमें ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल्टी रखनी है। अब इन्होंने अपना न्यू ऑब्जेक्टिव बनाया जिसमें इन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर सेल्फ गवर्नमेंट हमें पानी है। इसके लिए कांग्रेस के साथ काम करना या कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना डिसाइड किया गया। इसके अलावा एनी बेसेंट, तिलक और जिन्ना जैसे लीडर्स ने भी लीग और कांग्रेस को पास लाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। देखो, इसके बाद जो होम रूल लीग मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो मूवमेंट अप्रैल 1916 में शुरू हो चुका था और लखनऊ पैक्ट दिसंबर में जाकर हुआ था। तो आप ये बोलोगे कि पहले आपको होम रूल लीग पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं पहले इसको इस वजह से कवर कर रही हूँ ताकि आपके बुक का सीक्वेंस भंग ना हो, ठीक है। और थोड़ा इंसिडेंट्स को आप ऊपर नीचे करके देख लेना, वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, कुछ ही मंथ्स का है, तो आप जब डेट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लखनऊ पैक्ट के फीचर्स की बात करते हैं। पहले आप एक चीज समझो, 1916 में कांग्रेस का सेशन लखनऊ में हुआ था जिसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार और इसी साल 1916 में मुस्लिम लीग का भी सेशन लखनऊ में हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब ये दोनों पार्टीज के सेशन लखनऊ में हुए हैं और वहां जाकर इन्होंने लखनऊ पैक्ट किया है। आगे समझ। अब देखो, यहाँ इन दोनों पार्टीज ने मिलकर फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कुछ डिमांड्स रखी जो ये थी। पहली डिमांड ये थी, देखो 1858 के एक्ट में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया था जिसे इंडियन सेक्रेटरी भी कहते थे। ये इंडियन सेक्रेटरी इंग्लैंड के कैबिनेट मिनिस्टर्स में बैठता था। इसका नाम सिर्फ इंडियन सेक्रेटरी है लेकिन ये इंडियन नहीं होता था, ये था एक ब्रिटिशर, लेकिन ये इंडिया के अफेयर्स को देखता था और इसीलिए इसकी सैलरी इंडिया की तरफ से ही दी जाती थी। अब इसमें यह मांग की गई कि आप इस सेक्रेटरी को सैलरी ब्रिटेन की साइड से दीजिए, क्योंकि इससे हमें क्या मतलब है, ये तो हमारे यहाँ बैठता भी नहीं है और अगर आपको इसको इंडिया से सैलरी देनी है तो इंडियन मेंबर को भी यहाँ रखो, ठीक है। दूसरी मांग ये थी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 4/5 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे और 1/5 मेंबर्स नॉमिनेट होकर आएंगे और मुस्लिम लीग के मेंबर्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखो, ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। मान लो एक एरिया है
उस एरिया में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में से मान लो 60 लोग मुस्लिम हैं और 40 लोग अदर कम्युनिटीज से हैं, तो उस एरिया को मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया बोला जाएगा। तो इस एरिया में जब इलेक्शन होंगे तो वहां मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वहां वोट कर सकेंगे, बाकी के मेंबर्स वहां वोट नहीं कर सकेंगे। तो देखो, जब मुस्लिम वहां चुनकर आएगा तो वो मुस्लिम मेंबर्स के भले के लिए काम करेगा और बाकी कम्युनिटी के मेंबर्स पर ध्यान देना उसके लिए कंपलसरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको उन लोगों के वोट की जरूरत भी नहीं है कि उसका काम तो मुसलमानों के वोट से ही हो जाना था। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा इसमें ये था कि इलेक्टेड बॉडीज में माइनॉरिटीज को भी ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। चौथी मांग ये थी, जो इंपीरियल लेजिस्लेचर है यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस को नहीं रखेगी, और डिफेंस में इन बातों को भी शामिल किया गया कि इंडिया किसी वॉर में शामिल होता है या नहीं, इसका फैसला ब्रिटिशर्स नहीं लेंगे, और साथ ही अपने देश की यानी इंडिया की तरफ से कोई भी ट्रीटी ब्रिटिशर्स नहीं करेंगे। ठीक है। पांचवा ये था कि प्रोविंसेस को थोड़ी ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। छठवा ये था, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स होते थे, जिसमें से आधे यानी 3 मेंबर्स इंडियन होंगे। ये छठवीं मांग थी। सातवीं मांग ये थी कि ज्यूडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए, मतलब जो लॉज को एग्जीक्यूट करेगा और जो उन लॉज में कोई गलती होने पर सजा देगा, वो दोनों पावर्स अलग अलग आदमी के पास होनी चाहिए। मतलब किसी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर को ज्यूडिशियल पावर नहीं दी जानी चाहिए, तभी जस्टिस सही तरीके से हो सकेगा। ये तो हुई लखनऊ पैक्ट में रखी जाने वाली कुछ मांगे। अब हम लखनऊ पैक्ट की इंपोर्टेंस समझते हैं कि ये इंपोर्टेंट क्यों थी। देखो, इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात को मान लिया और मुस्लिम लीग ने इलेक्शंस और मेजोरिटी रूल वाली बात को मान लिया। मतलब ये उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी मेजोरिटी है तो आपकी सीट ज्यादा आएंगी, लेकिन आप हमने जितनी सीटें अपने लिए फिक्स की हैं उन सीटों पर नहीं आओगे। तो मुस्लिम लीग ने इसमें टोटल इंडियन सीट्स में से 1/3 सीट्स को मांगा था। दोनों ने आपसी सहमति से इन दोनों मांगों को मान लिया, तो इससे थोड़ी बहुत यूनिटी बढ़ी। दूसरा ये हुआ कि लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस के दोनों गुट यानी अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट, ये दोनों भी एक हो गए और ये दोनों ने सूरत स्प्लिट को खत्म कर दिया। सूरत में ये पहले 1907 में अलग हुए थे और 1916 में लखनऊ में ये एक हो गए। तीसरी चीज ये हुई कि पहले ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज करके हिंदू और मुसलमानों को अलग रखने की कोशिश कर रहे थे और इससे देश में चल रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट को आसानी से दबाया जा सकता था। लेकिन अब हुआ ये कि लीग और कांग्रेस के एक साथ होने के साथ ही ये दोनों कम्युनिटी भी पास आ गई और इन दोनों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक साथ लड़ने की बात सोची, तो इससे अपना मूवमेंट थोड़ा स्ट्रांग हुआ। और चौथी चीज ये हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि एक तरफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है और उधर अपनी बैंड बजी पड़ी है और इधर दूसरी तरफ ये लोग अगर भड़क गए तो आफत आ जाएगी, क्योंकि दोनों साइड संभालना मुश्किल हो जाएगा और साथ ही इंडियंस की तरफ से मिलने वाला सपोर्ट भी बंद हो जाएगा। इंडियंस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी सपोर्ट किया था और उसको ब्रिटिशर्स खोना नहीं चाहते थे। इन बातों को देखते हुए इन ब्रिटिशर्स ने अगस्त डिक्लेरेशन किया, जिसमें कुछ रिफॉर्म्स को करने की बात कही गई। देखो, ये अगस्त डिक्लेरेशन में दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस है। किस किस का? देखो, इस पैक्ट का और दूसरा होम रूल लीग मूवमेंट का। तो इन दोनों के एंड में जो कॉमन चीज थी वो यही थी कि अगस्त डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, इस डिक्लेरेशन में कुछ रिफॉर्म्स की बातों को कहकर ब्रिटिशर्स ने हालातों को अपने काबू में कर लिया। देखो, अब इस सब में हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसकी कुछ कमियां भी हैं। चलो थोड़ी उन कमियों के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये, इस लखनऊ पैक्ट में जनता को शामिल नहीं किया गया था। ये पैक्ट कुछ रिच और पढ़े लिखे हिंदू मुस्लिम तक ही रह गया। मतलब लोगों को ये पता ही नहीं था कि अब हम थोड़ा एक हो चुके हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करके बड़ी गलती की। इसकी जगह ये कुछ और भी अपना सकते थे, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो हिंदू मुस्लिम एक दिख रहे थे, लेकिन गहराई में देखें तो हिंदू मुसलमान कभी भी एक हो ही नहीं सके और आगे चलकर उनमें पॉलिटिकल यूनिटी भी देखने को नहीं मिली। तीसरा ये कि इस पैक्ट से मुस्लिमों को कंट्री में उनकी टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला था। ये एक्ट बस एक टेम्पररी सी ट्रीटी या एग्रीमेंट था, मतलब ये यूनिटी बहुत लंबी नहीं चलने वाली थी।
लीग और कांग्रेस डीपली कभी भी एक नहीं हो सके। तो ये तो थी लखनऊ पैक्ट की बातें। इसके आगे हम होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे।